एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करता हूं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं करनाल से। करनाल जेल की बात करें, देख सकते हैं तस्वीरें अंदर किस तरह से इनके दोबारा देख सकते हैं पूरी निगरानी रखी जाती है जेल की। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मिलन एक्सप्रेस के माध्यम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे की पूरी वीडियो हम आपको मिलन एक्सप्रेस के टीवी के माध्यम से दिखाएंगे। सर मीटिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। आलोक राय जेल है और यहाँ पर स्वागत जेल का निरीक्षण करने के लिए और तमाम जो अपने सलामी दी जाएगी। आपको गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें यहाँ पर बलविंदर जेल अकेडमी का निरीक्षण करने इस समय आते हुए जेल के जो डीजीपी हैं हरियाणा के आते सकते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हरियाणा की एक अकेडमी है जहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी जो जेल में लगने वाले जो अधिकारी हैं वो प्रशिक्षण के लिए आते हैं। कल मैं कर दूँगा। हाँ कई बार प्रोग्राम बनता है तो मैं कर देता हरियाणा प्रेजेंट का पूरा कर जाता। कोई बात नहीं, तैयारी है, बैठिए आराम से इधर आ जाओ। फैमिली के साथ ही 30 किलोमीटर जो कह दिया वो भी कैदी ही डालिए, अब फल लगा लिया 4-5 ई-रिक्शा चलाते हैं फैमिली के लिए ऐसे 7 to 7 चल रहा होता है और उन कैदियों को, उन हवालातियों को उनके परिवारों के साथ यहाँ पर रखा जाता है। आप देख सकते हैं कैसे वो अपनी यहाँ पर खेती भी करते हैं और अपना ही खाना यहाँ पर खुद क्योंकि फीमेल ब्लॉक में आपको जाने का मौका कम मिलेगा। यहाँ ठंड कोई पूरा खोल दो मैम, पूरा खोल दो। कैमरा पीछे कर लो यार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, किसी ने प्रायोरिटी पे अभी 10 सितंबर से तो क्लासेस शुरू हुई है ना। तो किस केस में हमारे रेडियो उठा उसका बोर्ड में था। दिन खिलाते हैं ये देखिए, ये पीजीआई चंडीगढ़ में क्या लिखा है, न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी, देखिए बताइए। वापसी में गोली चलाई थी। ट्रेस है, बहुत फिनिशिंग है इसमें। और
कि जैसे वर्ष का अंत हो रहा है, वैसे ही मेरा भी लास्ट लेग है इस टेन्योर का। तो मैं ज़रूर रिकॉल करना चाहूँगा कि किस तरह से टेन्योर शुरू हुआ था। जब पहले हमने ज्वाइन किया था उसी समय हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस समय गैंगस्टर्स के अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही थी जेल में, और उन आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए स्पेशल मेरे से डिस्कशन करके फिर मुझे ये मैंने पदभार ग्रहण किया था। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम स्ट्रेटजी बना के हफ्ते भर के अंदर इस सारी चीज़ को चेक करेंगे। उस समय हमने गैंगस्टर्स का तबादला किया था और लगभग 50 के करीब गैंगस्टर्स एक जेल से दूसरी जेल में हमने तबादला किया था। उसके बाद मैंने अपने प्रिजन ऑफिसर्स और इनसे डिस्कशन की थी और एक स्ट्रेटजी बनाई थी। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने इनके आपराधिक गतिविधियों को काबू किया था। उसके बाद से हमारे जेलों में कोई भी अंदर से कोई फिरौती घटना मेरे टेन्योर में या कोई मोबाइल घटना, कोई धमकी देने घटना, कभी भी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, अप्रिय घटना नहीं हुई। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने किया था तब उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो गैंगस्टर कल्चर है उस पर हमको प्रहार करना है। ना हम किसी गैंगस्टर के अगेंस्ट नहीं, हम गैंगस्टर कल्चर के ही अगेंस्ट है। तो कल्चर में ये था जैसे इनका पहनावा था, जैसे ये अपना कहीं पेशी होती थी, पीछे से गाने बजते रहते थे युवाओं को आकृष्ट करने के लिए, और ये एक महिमा मंडन किया जाता था, एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ द गैंगस्टर किया जाता था कि एक गैंगस्टर जो है एक भाई जी कल्चर है, ये बहुत बड़े लोग हैं और ये युवाओं को गलत रास्ते पे भटकाने के लिए इनका एक महिमा मंडन किया जाता था। उस महिमा मंडन को ध्वस्त करने का हमने काम किया। तो हम लोगों ने उसके लिए किया ये कि जो प्रिजन रूल था उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो प्रिजन रूल में ये साफ लिखा हुआ है कि सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनिंगनेस का काम सारे अंडर ट्रायल और कन्विक्ट्स करेंगे, और उनको ये काम जो है वो सुपीरियर प्रिजन अलॉट करते थे। जब किसी को काम अलॉट किया जाता है तो उसमें 2 पॉइंट देखे जाते हैं, एक एस्केप का पॉइंट देखा जाता है, एक हेल्थ और हजार्डस पॉइंट देखा जाता है। मतलब आप बंदा विलिंग भी हो और क्वालिफाइड भी हो तभी उसको ये काम दिया जाता है, दोनों होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रीशियन का काम दे दिया, उसको इलेक्ट्रीशियन काम नहीं आता तो उसके साथ हजार्डस हो सकता है। तो जब हमने ये डिस्कशन करी तो ये पाया कि ये जिस तरीके से रहते थे उसको हमने चेंज किया, हमने इनको भी काम अलॉट करना शुरू किया। तो सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनिंग के काम में गैंगस्टर्स को भी लगाया गया। और फिर मैंने उस समय ये बात कही थी कि इनको हम ले जाएंगे, पत्रकारों को जेल विज़िट कराएंगे, और हमने अम्बाला जेल विज़िट कराया था। जब पत्रकार हमारे साथ गए तो उन्होंने देखा, रूबरू हुए, तो उन्हें पता चला 6x6 के सेल में 3 गैंगस्टर या 4 गैंगस्टर भी रहते हैं, टॉयलेट भी अंदर है। और जो हरियाणा पुलिस से मुलाकात हो गई तो हॉस्पिटल में भी 1-2 लोग मिले, उनके शरीर शत विक्षत थे, पैर में गोली लगी हुई थी, तो उनकी स्थिति दयनीय थी। वो दयनीय स्थिति में थे, उठ के टॉयलेट तक नहीं जा सकते थे, और जो महिमा मंडन और जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा था वो गलत हो रहा था। तो हमने पत्रकारों को दिखाया और अपनी बात पत्रकारों के माध्यम से समाज तक पहुंचाई। जब समाज में युवाओं को इनकी असली स्थिति का पता चला तो पीछे आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से जो सोशल मीडिया पे एम्प्लॉयमेंट चल रहा था गैंगस्टर्स के द्वारा युवाओं का, वो बंद हो चुका है हरियाणा में। पीछे आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो बरेली गए थे यहाँ से कांड करने के लिए, लौटते समय उनकी पुलिस से मुलाकात हो गई, 2 लोग उसमें दिवंगत हो गए और 2 लोग जो है वो घायल हो गए। तो हुआ क्या कि किसी युवा ने, किसी पत्रकार ने, हमने किसी में भी आगे जाके जानने की कोशिश नहीं की कि इनकी क्या दयनीय स्थिति है। उनकी बेसिकली बहुत दयनीय स्थिति थी, परिजनों की बड़ी दयनीय स्थिति थी। जब मैंने गैंगस्टर्स को ट्रांसफ़र किया तो इनके परिजन आके कार्यालय में रोने लगते थे, क्योंकि उनको अपने बच्चों पे ये विश्वास नहीं था कि इनके पास 10-10, 12-12 मुकदमे हैं। तो स्थिति ये थी कि उसमें दयनीयता का ही भाव रहता था, और महिमा मंडन वाली कोई बात कहीं पे रहती नहीं थी। जब अम्बाला जेल हमने विज़िट किया था पत्रकारों के साथ तो उन्होंने ये बात रखी थी कि वहाँ पे हमने बेकरी का भी सामान देखा, और वहाँ पे वुड क्राफ्ट का भी देखा गया, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी था, कुछ क्लासेस भी चल रही थी जिसमें वेल्डिंग के बारे में बताया जा रहा था, कौन सी फ्लेम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या मेटल में काम करता है। वेल्डिंग का बड़ा अच्छा वहाँ पे टीचिंग स्टाफ था, और वहाँ पे अपना कल्चरल फंक्शन के लिए, डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए सारे में प्रिजन इनमेट्स इन्वॉल्व थे। तो उस समय ये इशू उठा था। मैंने ये सब बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जो गैंगस्टर वाली, जो ट्रांसफ़र वाली मैंने बात कही, वो भी हरियाणा में ऐतिहासिक था। कभी भी इस लेवल पर ना कभी ट्रांसफ़र किया गया था, मैंने पहली बार किया था। गैंगस्टर कल्चर पे जो प्रहार की बात करी वो भी हरियाणा में ऐतिहासिक था। हमने सबसे पहली बार इस चीज़ को किया।
जब बेकरी का सामान और ये सारी चीज़ें देखी गई तो हरियाणा का जो हमारी निगरानी कमेटी है हाई कोर्ट की, उनकी डायरेक्शन भी थी और हमने 5 ITI और 5 पॉलिटेक्निक एस्टेब्लिश किया विद इन द जेल्स, और वो थे करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव एंड रोहतक। तो जो इसमें था कि इसमें फॉर्मल डिग्री इनको मिलेगी, वोकेशनल डिग्री, जो इनको आगे रिहेबिलिटेशन में मदद करेगी। और उसके बाद उसी क्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 6 दिसंबर को उसका उद्घाटन किया। वो अलग एक ऐतिहासिक घटना हुई, आज तक इस तरह की घटना नहीं होती। जो CJI ने उद्घाटन किया, उसमें वरिष्ठ जज जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के सारे वहाँ पे उपस्थित थे। इसमें ही इसी क्रम में HKRN से और प्रिजन डिपार्टमेंट से एक MOU भी हुआ। वो MOU हुआ, वो भी ऐतिहासिक था। इसमें MOU से ये हो गया कि जो भी प्रिजन इनमेट को जो ये सर्टिफिकेट मिलेगा वो बाकी जनता के साथ कंसिडर होगा फॉर एनी अदर जॉब, जिसमें गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट सुप्रीटेंडेंट जेल देंगे। जब इतनी सारी बातें होंगी तो फिर ये हुआ कि आगे फॉर्मल एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन के लिए हमने 2 व्यवस्था थी, एक NIOS की थी, एक NOU की थी। 10th और 12th का हम सर्टिफिकेट देते हैं NIOS के थ्रू, और BA और MA का सर्टिफिकेट देते हैं NOU के थ्रू। मैंने इसमें मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कराई और BA की रजिस्ट्रेशन हमारी 700 से ऊपर चली गई। बाकी में भी रजिस्ट्रेशन जो पिछले सालों में थी उनसे ज़्यादा चली गई, और इसी दिसंबर में उनका एग्ज़ाम भी था जिसमें वो उत्तीर्ण होंगे। मेरा 10 विषय है उनके लिए, तो उनके फॉर्मल एजुकेशन की भी व्यवस्था की गई। मेरे अब ये चूँकि मेरा ये कंक्लूडिंग सेशन है आप लोगों के साथ, अब एज डायरेक्टर प्रिजन मेरा आप लोगों के साथ ये मे बी द लास्ट इंटरेक्शन, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो ये गैंगस्टर कल्चर को जो समाप्त करने की हमारी मुहिम थी, उसमें हम 100% सफल रहे। 90% उसका क्रेडिट मैं अपने प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों को देता हूँ। 9% क्रेडिट मैं अपने मीडिया के साथियों को देता हूं, जिन्होंने मेरी बात समाज तक पहुंचाया, मेरे बात को प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों को पहुंचाया। और 1% क्रेडिट मैं खुद ले लेता हूं, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ जरूर करना चाहता हूं, तो इसलिए वो क्रेडिट अपने पास रखता हूँ। थैंक यू। जेल में कैदियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वो कंजस्टेड तरीके से रहते हैं, तो क्या नई जेल का प्रावधान या उसमें कोई प्रोसेस? देखिए, मैं दोनों बातें पहले आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये बता देता हूँ कि अभी हमारी कैपेसिटी 23,000 के आसपास है और हमारे पास एग्जिस्टेंट स्थिति 27,000 की है, तो बहुत ज़्यादा कंजेशन हरियाणा में नहीं है। हरियाणा की सारी जेलें मॉडर्न बनी हुई हैं, नई बनी हुई हैं, और उसमें बड़े इजीली बाकी सारे एकोमोडेट होते हैं, ज़्यादा संख्या कंजेशन नहीं है। पर इसके अलावा ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि एग्जिस्टेंस स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ाया जाता है। तो अभी रेवाड़ी में एक जेल कंप्लीट हुई है जो हमको हैंडओवर हो गई है। रोहतक में एक हाई सिक्योरिटी जेल बन रही है अलग से, वो रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल वो भी 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा फतेहाबाद में एक जेल बन रही है, एक पलवल में जेल बन रही है, और मोस्ट प्रॉबली अम्बाला जेल में डिसइंटीग्रेट होकर एक अम्बाला में बन रही है, एक पंचकुला में बन रही है। गैंगस्टर्स का जो इंटरेक्शंस था थ्रू फोन्स, थ्रू अदर मीडियम्स, वो कैसे कम? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे आपने 10-15 साल पहले देखा होगा, नकल कराने का एक इंडिया में कल्चर हुआ करता था। गांव की तरफ जब कोई अपना कोई एग्ज़ाम देने जाता था तो लोग नकल कराने जाते थे, गांव के उनके साथी, उनके रिलेटिव्स, और बाहर से पर्ची फेंकते रहते थे। तो जब प्रशासन सख्त हुआ, पुलिस से कोऑर्डिनेशन हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हुआ, और पब्लिक में एक जागरूकता भी आई। अब आज की डेट में हमारा कोई बच्चा अगर अपने यहाँ जाता है और ये बोलता है कि हमने जो है वो नकल करनी है, तो पेरेंट्स या उनके रिलेटिव फ्रेंड ये बोलते हैं कि 3 महीने पढ़ाई कर लो, 10 सवाल पढ़ने हैं, आप पास हो जाओगे। अब नकल कराने को नहीं जाता, ये कल्चर की बात होती है। तो हमने जो है वो जेलों के अराउंड पेट्रोलिंग की तो स्थिति को मजबूत किया, और ये कोशिश करी कि ये जेलों के ऊपर से जो मोबाइल फेंके जाते हैं वो ना फेंके जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मीडिया का रहा, जो हमने जागरूकता फैलाई, उससे लोगों ने अपने आप को इसमें से इन्वॉल्व करना बंद कर दिया। उनका ठीक है, ये एक नियम है, कानून है, हम क्यों जाएं फेंकने के लिए।
9 जगह पे हमारी बीएसएफ की पेट्रोलिंग लगी हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमने क्लोज कोऑर्डिनेशन किया और हमने अपनी पेट्रोलिंग को बढ़ाया, स्ट्रिक्टनेस की गई और सारा कुछ काबू कर लिया गया। अब क्या है कि हमारे पास अंदर एक फिक्स का अरेंजमेंट है, दैट इज प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम। तो प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम में सबको 2 कॉल अलाउड है, वो पर डे के हिसाब से अलाउड है, उसके मिनट्स फिक्स्ड हैं और उससे आपको अलाउड है। उसमें कभी कभी ये सब परेशानियां जो आप बता रहे होती हैं, जैसे डब्बा कॉलिंग, एक डब्बा कॉलिंग सिस्टम है, उससे लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो अपराधी जो है वो तरीके से हर तरीके से शातिर होता है, तो वो एक से एक नया तरीका खोजता है, पर उसको विफल करने के भी सारे प्रयास किए जाते हैं और उसको काबू किया जाता है। फिलहाल स्थिति को पूरी तरह से काबू कर लिया गया। कुछ युवाओं को कहना चाहेंगे सर कि गैंगस्टर अंदर कैसा कैसा काम करते हैं, युवा भी अगर इस लाइन में जाएंगे गैंगस्टर वाली लाइन में तो उन्हें भी वही गंदे काम करने पड़ेंगे, ताकि एक मैसेज चला जाए। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, अंदर खाने के लिए रोटी सब्जी एक बार मिलती है, एक बार रोटी दाल मिलती है। चावल अलाउड नहीं है जब तक कि डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे। अगर आप अपराध की तरफ जाते हैं तो हरियाणा पुलिस की गोली के भी शिकार हो सकते हैं। एग्रेसिव मूड में रहती है हरियाणा पुलिस, और खाने के लिए आपको रोटी दाल और रोटी सब्जी ही मिलनी है। जो आपका पहनावा है, आपको कोई ब्रांडेड कपड़े अलाउड नहीं है। वहाँ पे एक जो जेल की वेशभूषा है उसको पारित करा लिया गया है, वो वहाँ से उसकी सैंक्शन भी आ गई है, वो उसी हिसाब से कुर्ता पजामा और आपको चप्पल में 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, टॉयलेट अंदर है, और काम जो है वो मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन का सबको करना है। पहले ये कल्चर जो होता था कि जो गैंगस्टर होता था वो बैठा रहता था और बेचारे बाकी जो अपराधी होते थे उनका काम करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब हमारे सुपरिटेंडेंट जो है विजिलेंस में है और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो काम सामान्य अपराधियों को दिया जाता है वो सारे अपराधियों को दिया जाए, वो गैंगस्टर्स को भी दिया जाए। उनको सिक्योरिटी के नाम पे ऐसा ना किया जाए कि उनको अलग महसूस हो, और इस तरह से हमको सुधरने का भी एक मौका दे रहे हैं, एक काम सीखने का भी मौका दे रहे हैं। एक अपने हाथ से काम करने से उनके अंदर हो सकता है कि स्वावलंबन आ जाए, कोई आत्मनिर्भरता आ जाए, कोई स्वाभिमान आ जाए, कुछ जग जाए। तो मैं युवाओं को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इस रास्ते पे हरियाणा पुलिस की गोली है, इस रास्ते पे आपके रोटी सब्जी और रोटी दाल है, जो खाने को आपको ठीक से मिलता नहीं है। जो आप काम करते हैं वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से वो पैसे नहीं मिलते हैं, वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, वो मिनिमम वेजेस से कम में मिलते हैं। और जो आप बाहर काम करके और जो इस तरह की गतिविधियां करके, आपराधिक गतिविधियां करके जो पैसा आप कलेक्ट करते हो, वो पैसा आपकी मदद नहीं कर पा रहा है। मैं जब अम्बाला जेल में पत्रकारों को लेकर, हो सकता है यहाँ पे भी ऐसे ही मिल जाए, अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। वहाँ हॉस्पिटल में एक सज्जन थे कि दुर्जन थे, ये तो न्यायालय बताएगा, और फिलहाल उनको गोली लगी हुई थी हरियाणा पुलिस की, और उनके चेहरे पे दयनीयता छोड़ के कुछ नहीं दिखाई दे रही। मुकदमे जरूर उनके ऊपर 10-12 थे और वो बड़े क्रांतिकारी पुरुष माने जाते थे कि वो किसी को फोन कर देते, फोन की भी वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, और वो उठ के वहाँ से टॉयलेट तक जा नहीं सकते थे। तो दयनीयता छोड़ के इसमें और कुछ नहीं है। परिजनों का मैंने हालत बता दिया। युवाओं को पता होना चाहिए, अगर आपके कोई घर पे मदर फादर रिलेटिव फलाना, वो यूं ऐसे हाथ जोड़ के लंबे होते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या ये हमारे बच्चे को आपने अम्बाला से उठाया, महेंद्रगढ़ चक्की में अकेले बंद कर दिया, मेरे सामने की बात है। तो काफ़ी व्यक्ति थी, महिला थी, वो किसी तरह से चढ़ के मेरे कार्यालय में आई थी, मुझे भी दया आ गई। मैंने तुरंत उनके सामने ही फाइल मंगवाया। 12 मुकदमे दर्ज थे 302 के, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। तो वो लोग रोते गाते आते हैं और रोते गाते जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका है, हर जगह पे धक्के खाने हैं। थाने में धक्के खाने हैं आपने, वकील के पास धक्के आपने खाने हैं, जो आपने पैसे कमाए हैं वो आपके काम नहीं आते, और रहन सहन आपका डाउन रहता है। तो ये सारी ढेर सारी परेशानियां हैं, जिसको अगर सेंसिटाइज किया जाए लगातार, तो मुझे लगता है कि अपराध के प्रति आकर्षण कम होगा, और हुआ है। पिछले 4 महीने में आप देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट हरियाणा में नहीं है जो कि गैंगस्टर बाहर से बैठ के करते थे। सर, जेलों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते करनाल में भी एक कैदी था, उसने पजामे के नाड़े से जो है आत्महत्या कर दी। ऐसे जो कैदी जो अंदर बंद है, जो परेशान चल रहे होते हैं, मानसिक तौर पर दबाव ज्यादा मान रहे होते हैं, ऐसे की काउंसलिंग भी की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे सामने आते हैं कि आत्महत्या पजामे के नाड़े से कर दी। देखिए, आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया है, मैं इसको पूरा
पूरा एड्रेस कर दे रहा हूँ। हमारे जेल में हर जगह पर काउंसलर हमने लगाए गए। जेल जो है वो आदमी दंड स्वरूप आता है, और जब दंड स्वरूप आता है तो वो डिप्रेशन में रहता है। जैसे कई ऐसे अपराध हैं जो आदमी के हाथ से घटित हो जाते हैं, जिसमें आप पेशेवर अपराधी नहीं होते हैं और अपराध वो घटित हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, गुड़गांव जेल में एक अपना इंजीनियर बंद है, तो वो उसकी एज थी 17 साल और वो माइनर था, और उसकी किसी माइनर लड़की से दोस्ती हो गई और उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया। पॉक्सो एक्ट लगते ही वो अंदर चला आया। अब वो पॉक्सो एक्ट लगने के बाद जब तक वो मुकदमा चला और सारी चीज़ें, वो मेजर हो गया, तो कन्विक्शन तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 3 साल की हुई, पर वो आ गया गुड़गांव जेल में। तो 60% लोग आपको 70% लोग के केसेस इस तरह के मिलेंगे, 60% जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनके हाथ से अपराध घटित हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लिए किसी ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन में उनके हेडक्वार्टर पर मान लिए कोई क्लर्क है, उसने ज़िंदगी भर सम्मानपूर्वक अपनी नौकरी करी और वो अपने घर चला गया, और वहाँ पे जो है पता चला 65 साल की उम्र में उसकी बहू ने आत्महत्या कर ली या कुछ ऐसा कर लिया, और लोगों ने नाम लिखा दिया। नाम लिखाने के बाद जैसा कि हम लोग पुलिस वाले करते हैं, थोड़ा बहुत वेरीफाई करते हैं, बाकी जो कर सकते हैं वो करते हैं, कोई मानता है नहीं। वो चार्जशीट हुए, अंदर चले गए तो पता चला कि वो है तो सज्जन पुरुष, पर वो हो गया दुर्जन और वो पहुँच गया अंदर, तो वो रहेगा डिप्रेशन में ही। वो बेकरी के काम में लगाते हैं और लगाते हैं, पर उसको डिप्रेशन लगातार कंटिन्यू करता है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और पता चला जेब्रा क्रॉसिंग पे है, किसी को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जो है वो पुलिस ने उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगा दिया, जमानत नहीं हुई, जेल पहुँच गया। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। मैं प्रेस के माध्यम से इस तरह के अपराधों के प्रति सबको सचेत करने की कोशिश करता हूं कि आपके हाथ से कोई ऐसा अपराध घटित न हो जिसकी वजह से आपको इस तरह की संभावना देखनी पड़े। इसके अलावा हमने काउंसलर लगा रखे हैं, पर इस तरह की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यदा कदा इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि कई लोग इस तरह से डिप्रेशन में रहते हैं। सर, आप लोग कई बार ये क्वेश्चन उठाते हैं कि लोग अपराधी हैं, इनको इतनी फैसिलिटीज क्यों दी जा रही है? आप इस मैसेज पे कुछ कहेंगे इस बात पे? नहीं, कौन सी फैसिलिटी कौन सी? मतलब कि उनको अंदर रखना, खाना पीना, इस तरीके की चीजें उनको सिखाया क्यों जा रहा है? कुछ काम क्यों दिया जा रहा है? बाहर भी क्यों लाया जा रहा है आम जिंदगी में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो आपने आपराधिक प्रणाली पे प्रश्न उठाया है, इसलिए मुझको ये जवाब देना पड़ेगा। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो आपराधिक प्रणाली है, जो न्याय की प्रणाली है, वो 3 चीज़ पे बेस्ड है। एक तो प्यूनिटी माने किसी को दंड देना, आपने कोई अपराध किया है तो उसके हिसाब से दंड मिलेगा। दूसरा है रिफॉर्मेटिव, उसको रिफॉर्म करके वापस ले आके रीइंटीग्रेट करना है, रिहेबिलिटेट करना है समाज में, तो ये भी है। तीसरा है रिट्रीब्यूटिव, वो भी उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि रिट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया आई के बदले आई। अगर आपने आँख ली है तो आँख लेनी पड़ेगी। तो अगर रिट्रीब्यूटिव देखा जाए तो सामने से तो परसेप्टेबल नहीं है, पर इम्परसेप्टेबल ढंग से वो उसमें है। अगर आपने 302 किया तो सज़ा ज़्यादा है, 307 किया तो सज़ा कम है। तो ये एक न्यायिक प्रणाली है जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें ये दिया हुआ है कि जो भी अपराधी होगा उसको सुधरने का मौका दिया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा, उसको रिहेबिलिटेट और रीइंटीग्रेट करने की समाज में कोशिश की जाएगी।